ठीक बेटा। तो पहली जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट वो क्या होता है, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। काफ़ी इंपॉर्टेंट बेटा, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, तो पहली जो प्रॉपर्टीज है क्या है बेटा, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल भी पूछे जाएंगे यहाँ से, नो डाउट। क्या होता है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, 9th से ही पढ़ते रहते हैं हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, जैसे अगर दिया हो, मान लिया जाए यहाँ RH और यहाँ क्या दिया बेटा X2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, सनलाइट। एक बार लिख दे रहे हैं, बाकी समझते रहिएगा, सनलाइट। ठीक है, तो यहाँ जो बनेगा वो बनता क्या बेटा, RH बनेगा और बन जाएगा HX। ठीक है, क्या बनेगा, RH और HX। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो एक एक करके। यहाँ अगर ये एक्सेस में है, ये क्या है एक्सेस में, और ये क्या है लेस, तो यही बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, RH और HX। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म को देखें तो फर्स्ट, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें यहाँ, तो फर्स्ट जो होता है स्टेप फर्स्ट, वो उसे कहेंगे चेन इनिशिएशन। क्या कहेंगे, चेन इनिशिएशन। बेटा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है, चेन इनिशिएशन कहेंगे। चेन इनिशिएशन में क्या होगा, यहीं से रिएक्शन स्टार्ट होगा। मान लीजिए हमारे पास X है, अब ये क्या करेगा बेटा, X इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भी बताए हैं, होमोलिटिकली टूटेगा और X क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। किसी भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को चलने के लिए फ्री रेडिकल की आवश्यकता होती है ना। और फ्री रेडिकल कब जनरेट होता है, एक तो हीट, फ्री रेडिकल जनरेटेड मिले इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा चुके हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में, वहाँ भी देखो फ्री रेडिकल बनाता है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट मतलब सनलाइट, और क्या होगा बोलो, तो हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, परऑक्साइड। क्या होगा बेटा, परऑक्साइड। परऑक्साइड को हीट करा के बनाए थे ना। और क्या होगा बेटा, और क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ रेडिकल। तो ये होता है, मतलब अगर ये दिया हो एरो पे, क्या दिया बेटा, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, परऑक्साइड और रेडिकल, यानी कि इसे कहेंगे हीट, इसे क्या कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इसे क्या कहेंगे बेटा सनलाइट, और इसे क्या कहेंगे परऑक्साइड, और ये क्या कहेंगे रेडिकल। क्या कहेंगे, रेडिकल हम लिख दे रहे हैं इसे, रेडिकल। तो अगर ये दिया हो शॉर्ट फॉर्म में हेल्पर, एरो पे दिया हो, यानी कि कोई भी स्पेसीज हो, है ना, कोई भी स्पेसीज हो, और एरो पे हीट, इन पांचों में से कोई दिया होगा, तो हम बना देंगे क्या बेटा, फ्री रेडिकल। क्या बना देंगे, फ्री रेडिकल ही बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, फ्री रेडिकल। तो कहने मतलब बात समझ आ रहा होगा, उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना ऐसे। तो क्या बना, फ्री रेडिकल। अब यहाँ अगर आपसे कोई पूछे तो इसी को हम कहते हैं चेन इनिशिएशन। क्या कहते हैं, चेन इनिशिएशन। अच्छा, चेन इनिशिएशन का ये भी पूछेगा कभी कभी, मान लिया जाए आपसे इसका ग्राफ ऐसे बनवाए बेटा, मान लीजिए ऐसे दिया गया, ये यहाँ अगर देखें तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, या रिएक्शन प्रोग्रेस भी लिख सकते हो ऐसे। ये आपके पास इस तरीके से है, ये जाएगा, ये चेन इनिशिएशन का ग्राफ है बेटा। इस तरीके से प्लॉट करेंगे,
यानी कि X2 था हमारे पास, X2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बना होगा यहाँ इस तरीके से, यहाँ X और X फ्री रेडिकल। अब इसकी एनर्जी क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी, एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये क्या है, फ्री रेडिकल, इंटरमीडिएट है, और ये काफ़ी क्या होगा, हाईली अनस्टेबल, क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। तो पहला जो स्टेप होता है बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं चेन इनिशिएशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, चेन इनिशिएशन। ठीक है, ये हटा दे बेटा, आई होप लिख लिए होंगे। दूसरा जो स्टेप होता है हमारा, ध्यान से देखो, वो क्या होता है, स्टेप 2। स्टेप 2 दिख रहा है बेटा, ठीक है, स्टेप 2, ठीक है, और ऊपर भी लिख सकते हैं क्योंकि हमको जगह की आवश्यकता भी थोड़ा। स्टेप 2 इसे कहते हैं हम लोग चेन प्रोपागेशन। चेन प्रोपागेशन, चेन प्रोपागेशन में पहला अगर हम स्टेप की बात करें बेटा, तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ये जो हमारा फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है एल्केन पे अटैक करेगा, ऐसे ध्यान से देखो बेटा, एल्केन पे क्या है, तो अभी क्या लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, सनलाइट के प्रेजेंस में भी क्या बना, फ्री रेडिकल। यहाँ देखो ये रेडिकल है, क्या है, रेडिकल, और रेडिकल के प्रेजेंस में भी क्या बनेगा बेटा, रेडिकल, क्या बनेगा, रेडिकल। इसका मतलब ये है, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि इस रेडिकल को क्या चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे तोड़ेगा, और अब यहाँ बनेगा RX HX, RX और HX। यहाँ भी आपसे कोई कहे कि अगर ऐसे ग्राफ प्लॉट करके दे दिया किस स्टेप की बात कर रहा है, तो ध्यान से देखना बेटा, हम थोड़ा छोटा ही बनाएंगे, ऐसे ऐसे, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ऐसे देखो। और यहाँ अगर देखा जाए तो क्या हो रहा होगा, ये होगा ऐसे, थोड़ा ऊपर रख दे रहे हैं, ऐसे, ये क्या हुआ होगा, ऐसे गया होगा, ये, और ऐसे हम बना रहे हैं। ठीक है, क्यों बना रहे हैं हम बताएंगे भी। जैसे अगर हम बात करें बेटा, ये हमारा क्या था, RH, और यहाँ क्या गया, X। ठीक है, तो यहाँ नो डाउट एक ट्रांजिशन स्टेट आया होगा, ट्रांजिशन स्टेट आया होगा, दिख रहा बेटा, चलो दिख रहा, ट्रांजिशन स्टेट आया होगा नो डाउट। क्यों, क्योंकि ऐसे तो कोई चीज़ स्पेसिस अटैक नहीं करता, ये गया और ये बाहर हो गया, ऐसा नहीं हुआ। क्या होगा कि एक समय ऐसा आया होगा कि ये जैसे जैसे अप्रोच किया होगा, कैसे, देखो ध्यान से, ट्रांजिशन स्टेट में क्या बना होगा, हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म बता दे रहे हैं, R है, H है, X है, इसके पास अनपेयर्ड, ये अप्रोच करना शुरू किया होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड क्या शुरू हुआ होगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग, तो बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, है ना। इस पे क्या होगा, पार्शियल अनपेयर्ड, पार्शियल अनपेयर्ड और पार्शियल अनपेयर्ड, ऐसे बना होगा। और यही ट्रांजिशन स्टेट में बना भी होगा बेटा, ट्रांजिशन स्टेट इसी कहेंगे बेटा। ठीक है, जैसे हम यहाँ लिख भी दें अगर, तो क्या लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे ट्रांजिशन स्टेट में R H X, ये ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब यहाँ क्या बन रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ बन रहा होगा, अगर हम ध्यान दें तो बन रहा होगा R फ्री रेडिकल, यहाँ क्या बना बेटा, R फ्री रेडिकल, और HX क्या बना, HX। ठीक है, यहाँ क्या बना होगा, यहाँ भी बना होगा वही बेटा, R फ्री रेडिकल HX। यही बात है क्या कि थोड़ा सा ध्यान दो, होता क्या है, यही एक नोट लिख दे रहे बेटा, नोट क्या लिख रहे हैं, इसको बस लिख लेना जल्दी से। नोट में क्या हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखो,
एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट, ये आप पढ़े भी होंगे, लेस देन रिएक्टेंट, देन एनर्जी रिलीज एंड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। रिएक्शन क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक, ठीक है। एंड इफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन किससे बेटा? रिएक्टेंट, देन एनर्जी absorb and it is endothermic। क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? बात समझ आ रहा है बेटा? तो इसका मतलब क्या है? चेन प्रोपागेशन में एक्स अटैक किया फर्स्ट और बना क्या? आर और एच एक्स। क्या बना? एच एक्स। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ अगर एक्स हमारा क्या होता? एक्स हमारा होता यहाँ सपोज करें ब्रोमीन एंड आयोडीन। एक्स क्या होता है यहाँ? फ्लोरीन और एंड क्लोरीन। ध्यान से देखो, तो ब्रोमीन और आयोडीन होगा तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक। क्या होगा बेटा? एंडोथर्मिक। और अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। भाई प्रोडक्ट तो ही बन रहा है, प्रोडक्ट ही बन रहा है। तो अगर यहाँ हम एक्स की जगह क्या होता? फ्लोरीन और क्लोरीन होता तो रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता। अगर एक्स की जगह क्या लेते? ब्रोमीन आयोडीन, तो क्या होता है? एंडोथर्मिक हो जाता है। क्या होता? एंडोथर्मिक। इसको कॉपी करो फिर आगे बढ़ते बेटा। तो बेटा हो गया होगा। इफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट देन एनर्जी रिलीज एंड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड इफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन रिएक्टेंट, ठीक है। जैसे अगर हाइड्रोजन में ब्रोमीन आयोडीन लेते हैं तो मोर है बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। तो इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, जगह उतना है नहीं बेटा। ये भी ट्रांजिशन स्टेट भी हटाएंगे बेटा। ठीक है, चलो। इसी में जो सेकंड स्टेप होता वो ध्यान दो बेटा। सेकंड स्टेप क्या कह रहा है इसका? सेकंड स्टेप ध्यान से देखो। सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि आप आर बन गया। अब ये जो आर फ्री रेडिकल होगा बेटा, दोबारा किस पे अटैक करेगा? एक्स पे। और इस तरीके से फिर क्या बनाएगा? फ्री रेडिकल। और यहाँ आ जाएगा एक्स फ्री रेडिकल। ध्यान समझो बेटा, बहुत आसान होता है, ऐसे बन जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो कि नहीं भाई? ये एक्स फ्री रेडिकल इस पे अटैक किया, ये बन गया होगा आर फ्री रेडिकल और एच एक्स। अब यहाँ आर फ्री रेडिकल किस पे अटैक करेगा? फिर X2 पे अटैक करेगा, फिर क्या बनेगा? आर एक्स फ्री रेडिकल। अब ये चलता रहेगा। चेन प्रोपगेशन का मतलब रिएक्शन क्या है? चलता रहेगा। फिर X किस पे अटैक करेगा? RH पे। फिर क्या बनाएगा? आर फ्री रेडिकल HX। फिर आर फ्री रेडिकल कहाँ अटैक करेगा? X पर। अगर ये सब अवेलेबल हैं, X2 X से ज़्यादा लिए हैं सपोज करो, तो रिएक्शन वो चलता रहेगा, है ना। तो इस तरीके से बनेगा। इसके लिए अगर हम इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट करें बेटा, मान लिया जाए ऐसे दिया गया, ध्यान से देखो, ऐसे दिया गया आपको ये और ये दे, ठीक है। ये क्या हमारा पोटेंशियल एनर्जी,
ये क्या दिया है, रिएक्शन प्रोग्रेस या फिर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन प्रोग्रेस भी लिख सकते हो बेटा, या फिर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब ध्यान से देखो, यहाँ अगर ऐसे दिया हो, मान रहे हैं, और इस तरीके से ये बन गया, ये क्या हमारा है, ट्रांजिशन स्टेट। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या था, आर फ्री रेडिकल और एक्स एक्स था, ठीक है। यहाँ क्या बना बेटा, आर एक्स और एक्स। अब ये ओवरऑल रिएक्शन, ये स्टेप ही क्या है, पूरा का पूरा स्टेप क्या है, ये हमारा एक्स कुछ भी हो, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन, ये जो ओवरऑल स्टेप है ये एक्सोथर्मिक ही होगा। क्या होगा, एक्सोथर्मिक ही होगा। देखो ध्यान, प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से क्या है, कम है, कम है। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है तो हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। क्या कहेंगे बेटा, एक्सोथर्मिक। ये बात क्लियर है ना। स्टेप थर्ड कौन सा होता है, ध्यान से देखो, ये रिएक्शन तो चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक एक कोई ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, बात समझ रहे हो, या दोनों बिल्कुल बराबर ना हो जाए, या दोनों बिल्कुल बराबर ना हो जाए, तो ठीक है। तीसरा जो स्टेप होता है, हमको रिएक्शन को तोड़ना भी तो होगा बेटा, जिसको हम कहते हैं चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन। अब चेन टर्मिनेशन मतलब सीधी बात है, चेन को तोड़ेंगे। चेन को कैसे तोड़ सकते हैं, ध्यान से देखो, या हमारे पास x और x आपस में कंबाइन करके क्या बना लें, XX। भाई देखो, R ख़त्म हो चुका, R फ्री रेडिकल मान लीजिए ख़त्म हो गया, तो R फ्री रेडिकल जब ख़त्म हो जाएगा तो x ही बचे होंगे, तो x आपस में क्या करेंगे, कंबाइन कर। भाई देखो, आपको बताए थे कि फ्री रेडिकल कंबाइन भी कर सकता है और डिस्प्रपोर्शनेशन भी कर सकता है। तो क्लोरीन या हाइड्रोजन जो मिलेंगे तो डिस्प्रपोर्शनेशन तो हो नहीं रहा होगा। यहाँ क्या हो रहा है, x आपस में कंबाइन करना ज़्यादा उचित समझेंगे, कर लेंगे। अगर x ख़त्म हो गया, R बच गया फ्री रेडिकल, तो R फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर लेंगे, ऐसे R क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर R फ्री रेडिकल और X फ्री रेडिकल बिल्कुल बराबर हो, बिल्कुल इक्विवेलेंट, जो भी ले रहे हैं हम लोग सेम इक्विवेलेंट में लिए हैं या सेम मोल में लिए हैं, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, और ये आपस में ही लास्ट में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, RX, ठीक है। तो ये चेन प्रोपगेशन के थे। अगर हम चेन टर्मिनेशन के बनाएं ऐसे, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ क्या ले लिया जब, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लिए, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, इस तरीके से ये बनेगा, यानी कि x इनकी तो एनर्जी वैसे ज़्यादा है, तो ये हमेशा कहाँ से आएंगी, जब कोई लो से हाई जाए फिर लो आए, तब ना हम ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। इसकी तो एनर्जी पहले से ज़्यादा बेटा, तो ये ट्रांजिशन स्टेट में ही तरीके से हैं, और सीधे यहाँ बन के क्या निकल जाएंगे, x, और इसे कहते हैं चेन टर्मिनेशन। क्या कहते हैं, चेन टर्मिनेशन। क्या कहेंगे बेटा, चेन टर्मिनेशन। लिखो जल्दी फटाफट। ठीक है, तो ये नोट हो गया होगा यो बेटा, ठीक है। अब एक हम यही नोट लिख दे रहे हैं,
एक चीज़ बस याद रखना है, इस स्टेप को हम हटाएंगे बेटा, तभी जगह हमको मिलेगा थोड़ा सा, ये हटा रहा है। देखो क्या हम लिखने जा रहे हैं, नोट लिख लें। है ना, पहला फ्लोरिनेशन एंड क्लोरिनेशन ऑफ एल्केन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसा होगा ये? एक्सोथर्मिक। एक्सेप्शन एक आता है, ये जरूर याद रखना। ठीक है, वो क्या होता है एक्सेप्शन? क्यों होता है बेटा? फ्लोरिनेशन, सॉरी क्लोरिनेशन ऑफ methane is endothermic reaction because methyl free radical is highly unstable। भाई हाईली अनस्टेबल है तो जल्दी बनना नहीं चाहेगा ना बेटा, है ना, ये एक्सेप्शन होता है। सेकंड जो पॉइंट होता है हम लिख दे रहे हैं, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन ऑफ एल्केन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको कॉपी करो बेटा फटाफट, आगे बढ़ा जाए। तो आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है, चलो फ्लोरिनेशन ऑलवेज क्या होगा बेटा? एक्सोथर्मिक। क्लोरिनेशन एक एक्सेप्शन को छोड़ के एक्सोथर्मिक। ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन के बारे में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। ओवरऑल क्या हो रहा है बेटा? ओवरऑल एंडोथर्मिक। ठीक है, चल हटाए इसको। हटा रहे हैं इसको भी। चलो बेटा देखो, फ्लोरिनेशन जो होता है हमारा हाईली एक्सोथर्मिक होता है, तो फ्लोरिनेशन की तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, बाद में थोड़ा बहुत बता देंगे, लेकिन मेन जो होता है, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा होगा बेटा। ठीक है, क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन पहले हम लोग पढ़ ले रहे हैं। फ्लोरिनेशन भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे आपको, और किसकी ओर ले लेंगे बेटा? आपका आयोडीनेशन। तो फ्लोरिनेशन में भी क्या बताना उसमें? इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक होता बेटा, तो इसकी बात नहीं करेंगे अभी यहाँ। फिलहाल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट क्लोरिनेशन ऑफ एल्केन।
क्लोरिनेशन ऑफ एल्केन। यहां देखिए बेटा, क्लोरिनेशन ऑफ एल्केन इज हाईली reactive, so it is less selective, so it is क्या होगा बेटा, क्लोरिनेशन ऑफ एल्केन इज हाईली रिएक्टिव, सो इट इज लेस सेलेक्टिव। एक सिंपल सा एग्जांपल देखो यार, मान लिया जाए सपोज करो एक कोई बच्चा हो, मान लिया जाए ऐसे कोई एक बच्चा हो, ठीक है, मान लिया मैं ऐसे बना दिया, चलो ये बच्चा, ये खूब तेज़ दौड़ता जा रहा हो, खूब तेज़ क्या हो, दौड़ता जा रहा हो, और आपसे कहा जाए कि यहाँ मान लिया जाए आपके पास ब्लैक 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 ऐसे भी हो, बहुत सारे लोग बैठे हो ऐसे, ठीक है, और बीच बीच में एक क्लोरीन हो, मान लिया ऐसे कुछ हो, ऐसे हो, यानी कि ब्लैक जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं और ब्लू वाले क्या हैं, कम हैं। आपसे ये कहा जाए, इस बच्चे से खूब तेज दौड़ते जा रहा है बेटा, ये कहा जाए कि अगर आप ब्लैक वाले को टच करोगे तो 1 पॉइंट मिलेगा, ब्लैक वाले को टच करोगे कितना मिलेगा, 1 पॉइंट, और अगर आप किसको बेटा, मान लिया जाए आप यहाँ किसको टच करोगे बेटा, ब्लू वाले को टच करोगे तो 5 पॉइंट मिलेगा, क्या मिलेगा, 5 पॉइंट मिलेगा। देखो ये बच्चा खूब दौड़ते जा रहा है तेज बेटा, कह रहा, हम क्या कह रहे हैं कि अगर आप ब्लैक को टच करोगे तो केवल 1 पॉइंट मिलेगा, लेकिन ब्लू वाले को टच करोगे तो 5 पॉइंट मिलेगा या 10 पॉइंट मिलेगा, हम ऐसे कह रहे हैं, चलो ठीक है, यानी कि इसको टच किए तो 1 पॉइंट, इसको टच किए तो कितना मिला बेटा, 5 पॉइंट, चलो 5 पॉइंट ही कह रहे हैं। अगर 5 पॉइंट इसको टच करने पर मिल रहा है ब्लू वाले को, और ब्लैक वाले को टच करने पे कितना मिल रहा है, केवल 1 पॉइंट मिल रहा है, और बच्चा खूब तेज़ दौड़ते आ रहा है, तो क्या वो ब्लू को सेलेक्ट कर पाएगा, नहीं बेटा, अगर स्पीड तेज़ है उसका तो वो सेलेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसको पाएगा उसको टच करते हो क्या होगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, यानी उसकी रिएक्टिविटी क्या थी, तेज़ ज़्यादा, तो सेलेक्टिविटी क्या थी, कम थी। दूसरा एक कंडीशन ये हो बच्चे के साथ, वो बच्चा टहलते हुए आराम से ऐसे आ रहा हो, और उसको कहा जाता कि अगर ब्लू वाले को टच करोगे 5 पॉइंट और ब्लैक वाले को टच करोगे तो कितना मिलेगा, 1 पॉइंट, तो ब्लू को ज़्यादा टच करना चाहेगा कि ब्लैक को, ब्लू को बेटा, क्योंकि उसके पास टाइम हो, आराम से जा रहा है, आराम से अपना हाथ ब्लू पे रख सकता है, ठीक है, टच कर सकता है। तो जितना ज़्यादा रिएक्टिविटी किसी चीज़ की होती है, सेलेक्टिविटी उतनी क्या होती है, कम होती है। जितना रिएक्टिविटी होगी सेलेक्टिविटी उसकी उतनी क्या आती है बेटा, कम है। तो क्लोरिनेशन क्या है, क्लोरिनेशन इज हाईली रिएक्टिव, सो इट इज़ क्या होगा बेटा, लेस सेलेक्टिव, क्या होगा, लेस सेलेक्टिव होगा, ये बात क्लियर है। तो क्लोरिनेशन रिएक्शन इज हाईली रिएक्टिव एंड लेस सेलेक्टिव, क्या होगा बेटा, लेस सेलेक्टिव। आई बात समझ बेटा। जैसे अब ध्यान से देखो क्या कहने हैं, देखो किसी कंपाउंड में मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड हो ऐसे ऐसे, ठीक है, H3H ये, ठीक है। तो यहाँ जो रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात की जाती है वो क्या है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं रिलेटिव। अब ध्यान से देखो बेटा, रिलेटिव रिएक्टिविटी फॉर 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड
3 डिग्री हाइड्रोजन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन इज, क्या होगा, 1 डिग्री H हो बेटा, 2 डिग्री H हो और 3 डिग्री H हो। तो ड्यूरिंग क्लोरीनेशन जो पॉइंट मिल रहा है ना रिलेटिव रिएक्टिविटी का, 1 डिग्री के लिए 1.0, 2 डिग्री के लिए 3.8 और 3 डिग्री के लिए क्या बेटा 5.0। ये तो ये है हाइड्रोजन, और ये क्या है बेटा रिलेटिव रिएक्टिविटी। क्या है बेटा रिलेटिव रिएक्टिविटी, और ये क्या है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बात क्लियर हो गया। अब हम सवाल पे आते हैं, बहुत आसान सवाल होते बेटा। यानी कि क्लोरीनेशन एक फास्ट रिएक्शन है, काफ़ी रिएक्टिव है, तो सेलेक्टिविटी क्या होगी बेटा बहुत ही कम होगी। तो अगर सेलेक्टिविटी कम है तो इसका मतलब सब एक ही टाइप के अगर लोग हों तो ज़्यादा बेटर होता है। या तो सब के सब 5 पॉइंट वाले बैठे हों जिनको टच करने से हमको फ़ायदा मिलेगा, या 3 वाले बैठे हों सब, या फिर 1 वाले बैठे हों, है ना, तो हमको आसान हो जाएगा टच करना, जिसको भी टच करेंगे वही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्लोरीनेशन कराते हैं यहाँ है ना, मान लिया जाए CH4 प्लस Cl2, ठीक है, यहाँ क्या कर दिए हम लोग, ये एक्सेस में बेटा, और ये क्या है लेस, तो हमको जो मिलेगा अभी बताएं आपको HCl मिल जाएगा। चूँकि ये तो ख़त्म हो जाएगा तो ये आपका क्या होगा मिथाइल। लेकिन अगर यही दिया होता CH4 Cl2, ये लेस होता और ये एक्सेस होता, तो ये तब तक रिएक्शन चलता जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाते। क्योंकि क्लोरीन फ्री रेडिकल तो बचा रहता है, वो तब तक रिएक्शन करता जाता। क्या मिलता है यहाँ CCl4 और 4HCl मिल जाता। जैसे अगर आपके पास कुछ ऐसे कंपाउंड बनाया गया और दिया गया CH3, और यहाँ क्या दिया बेटा Cl2 ऐसे, ये दिया गया, ये एक्सेस में और ये क्या है लेस में, तो यहाँ जो मिलेगा प्रोडक्ट ये मेजर मिलेगा। ठीक है, या फिर यहाँ अगर दिया होता ऐसे, ये आपका लेस होता और ये एक्सेस होता, तो सारे के सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे। ये मिल जाती। बातें समझ में आ रही होंगी, बातें क्या हो रही हैं समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से बनता। अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको कॉपी करो जल्दी ले, कॉपी करो बेटा जल्दी, दिख रहा सबको। एक मिनट, ठीक है, चलो। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, जो हम कहना चाह रहे थे हो गया। चलो, ये आई होप ये लिख लिए होंगे आप लोग, हटा रहे हैं से। तो रिलेटिव रिएक्टिविटी ड्यूरिंग क्लोरीनेशन फॉर 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या आती है बेटा 1, 2 डिग्री के लिए 3.8 और 3 डिग्री के लिए 5। अब मान लिया जाए हमको ये दिया गया, एक एग्जांपल लेते बेटा,
CH3, CH2, CH2 और CH3, यहाँ दिया गया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सन। तो यहाँ कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं बेटा? एक यहाँ से देखो 1 डिग्री 1 डिग्री, अच्छा इनका नेचर सेम है बेटा, है ना, 1 डिग्री 1 डिग्री। अगर किसी हाइड्रोजन के रिप्लेस करने से सेम IUPAC नेम का कंपाउंड बन रहा हो तो उसको हम सेम नेचर्ड हाइड्रोजन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? सेम नेचर हाइड्रोजन। जैसे मान लिया जाए यहाँ से अगर हम H निकाल दें और Cl से रिप्लेस कर दें, और यहाँ से, तो यहाँ से करते तब भी क्या बनता? CH3, CH2, 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 Cl। यहाँ से भी अगर निकालते बेटा तो यहाँ से भी क्या आता? CH2, Cl, CH2, CH2, CH। अब 1 क्लोरोब्यूटेन यहाँ भी, 1 क्लोरोब्यूटेन यहाँ भी। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि अगर किसी हाइड्रोजन के रिप्लेस करने से सेम IUPAC नेम का कंपाउंड मिल रहा हो तो उस हाइड्रोजन को हम कहेंगे सेम नेचर्ड हाइड्रोजन। क्या कहेंगे बेटा? सेम नेचर्ड हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ सेम नेचर्ड हाइड्रोजन की बात करें तो कितने हाइड्रोजन है बेटा? 6। कितने हैं? 6। यहाँ से अगर बात करें हम लोग, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटा दें यहाँ से बेटा, तो क्या मिल जाता? ये मिल जाएगा। इसको क्या कहेंगे हम लोग? 1 क्लोरो ब्यूटेन। ऐसे क्या कहेंगे? 2 क्लोरो ब्यूटेन। वन क्लोरोब्यूटेन है और 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है बेटा, ये मिल रहा हो। यहाँ से भी हटाते तब भी 2 क्लोरोब्यूटेन ही मिलेगा, इसमें कोई, यानी कि सेम नेचर्ड हाइड्रोजन वहाँ भी कितने होंगे? 4। ठीक है, दिस। अब ध्यान से देखो, रिलेटिव अमाउंट ऑफ 1 क्लोरो ब्यूटेन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ सेम नेचर 1 डिग्री हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी, मतलब रिलेटिव रिएक्टिविटी, है ना। तो सेम नेचर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6, तो कितना आ जाएगा बेटा? 6 इंटू 1 6.0। रिलेटिव अमाउंट ऑफ 2 क्लोरो ब्यूटेन, नंबर ऑफ सेम नेचर 2 डिग्री हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी इनटू रिएक्टिविटी। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा? यहाँ ध्यान से देखो क्या आएगा? 4, 4 ही तो हैं, चाहे यहाँ से निकालते चाहे यहाँ से, 2 डिग्री हाइड्रोजन है बेटा, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, कहीं से निकालते तो क्या होता? सेम प्रोडक्ट, तो इनका नेचर दोनों का सेम है। तो 4 इंटू 3.8 कितना आएगा? 2 32 2 15 पॉइंट। अब यहाँ अगर पूछता सम ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ 1 क्लोरो ब्यूटेन एंड 2 क्लोरो ब्यूटेन, कितना आ जाएगा बेटा? 6.0 15.2 आ जाएगा यहाँ लगभग 21.2। अब ध्यान से देखो बेटा, ठीक है, परसेंटेज यील्ड ऑफ
1 क्लोरो ब्यूटेन कितना आ रहा बेटा? अब यहाँ देखो, रिलेटिव अमाउंट ऑफ 1 क्लोरो ब्यूटेन इंटू 100 यानी 6.0 100 अपॉन सम ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ 1 क्लोरो ब्यूटेन 2 क्लोरो ब्यूटेन कितना है बेटा? 15.2। तो अप्रॉक्स लगभग 28 पॉइंट समथिंग जो भी आ जाए, 28% हम लिख दे रहे हैं, है ना? ये आ जाए पर ऐसे परसेंटेज ऑफ यील्ड ऑफ 2 क्लोरो ब्यूटेन तो कितना आया बेटा? बोलो, 1 मिनट। ये आएगा आपका 21.2 था सर, ये था ना यहाँ, ये 21.2। यहाँ कितना आ जाएगा? 50.2 इंटू 100 अपॉन 21.2 तो लगभग कितना आ जाएगा बेटा? 72%, है ना? ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड आपका कितना आ रहा होगा? 72%। ये बात क्लियर है क्या? चलो, तो कहीं ना कहीं अगर हम क्लोरिनेशन कराते हैं तो क्लोरिनेशन के बारे में आपको बताए थे। क्लोरिनेशन कैसा होगा बेटा? हाईली रिएक्टिव एंड लेस सेलेक्टिव। और अगर हाईली रिएक्टिव और लेस सेलेक्टिव है, इसका मतलब क्लियर है कि इसकी सेलेक्टिविटी क्या होगी? कम, नो डाउट। अब एक सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम निकालते हैं तो एक बात ध्यान रहे, हम यहाँ एक लिख दे रहे हैं बेटा, देखो इसको लिख लो, फिर हम बताते हैं बेटा। कॉपी करो। हो गया होगा? ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, एक बात छोटा था, जब आपको हम बताए थे कि एक स्टेप लिखवाए थे चेन प्रोपोगेशन में। चेन प्रोपोगेशन में क्या बताए थे? आर एच पर क्या अटैक किया था? एक्स। तो क्या बनाया था? आर और एच एक्स। ये बात यहाँ बेटा लिख लेना, छूट गया था। यही हमारा आरडीएस होता है, यही स्लो स्टेप होगा और यही क्या होता है? आरडीएस। यानी कि बात करें तो जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल टेक प्लेस इन आरडीएस। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टिव प्रोपोर्शन किसके हो बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, लेकिन जब हम पढ़ रहे थे, जैसे मान लीजिए एक सवाल जो किए थे ये वाला, और मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बनाए थे Cl, तो ये कितना आया था बेटा? ये आया था लगभग 28%। ठीक है, और ये कितना आया था? लगभग 72%। तो नो डाउट ये बात तो क्लियर है, ये बात क्लियर है। ठीक है, लेकिन एक बात ये भी क्लियर है कि अगर हम यहाँ करा देते हैं, ये तो प्रोडक्ट क्या बनता? H। भाई यहाँ से इनका नेचर तो सेम है, CH3 CH3 CH3, और यहाँ क्या बन जाता बेटा?
Cl। अब ध्यान से देखो, परसेंटेज यील्ड आप निकालिएगा, है ना। इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए अगर हम देखें तो क्या आता, 9 × 1 9, इसके लिए 1 × 5 तो 5, ये रिलेटिव अमाउंट आ गया। इसका सम ऑफ रिलेटिव अमाउंट कितना आएगा बेटा, 9 + 5 14। अब इसका परसेंटेज यील्ड निकालते क्या आएगा, इसका जो परसेंटेज यील्ड हम लोग निकालेंगे तो आएगा 9 × 100/14 परसेंटेज यील्ड, ठीक है। और इसका कितना आता, इसका आता 5 × 100/14। तो बात तो क्लियर है, बात तो क्या क्लियर है कि किसका आएगा परसेंटेज यील्ड ज़्यादा। इसका मतलब परसेंटेज यील्ड की बात करें तो इसका क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, और इसका क्या आएगा, कम। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या बात है, सीधा है बेटा कि क्लोरीनेशन एक हाईली रिएक्टिव है और लेस सेलेक्टिव है। क्लोरीनेशन कैसा है, हाईली रिएक्टिव एंड लेस सेलेक्टिव। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाने से जो परसेंटेज यील्ड आएगा कितना आएगा, 900/14 500/14। इसका मतलब इसका तो ज़्यादा आएगा, उसका क्या आएगा बेटा, कम आएगा। इसका क्या आएगा, कम आएगा। ये निकाल लेना, 900/14 कर देना, यहाँ 500/14, और जो परसेंटेज आए लिख लो। तो इसका ज़्यादा आएगा, इसका क्या आएगा बेटा, कम। तो सीधा सा मतलब यह है, क्लोरीनेशन एक हाईली रिएक्टिव एंड लेस सेलेक्टिव रिएक्शन है। क्या है बेटा, लेस सेलेक्टिव रिएक्शन है। ये बात क्लियर है, क्लियर है, ठीक बेटा, कॉपी कर सो। तो ये हो गया होगा बेटा, ठीक है। तो इसका अगर हम निकालते भी हैं, अगर जरा निकालने तो कितना आ जाएगा, लगभग निकाल ही लो। ये बनेगा लगभग आपका आ जाएगा 64%, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 64%। और ये कितना आ जाएगा बेटा, अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 36%। तो कहीं ना कहीं देखो बेटा 3 डिग्री था, मेजर तो ही बनना चाहिए था, है ना, 3 डिग्री वाला। लेकिन यहाँ क्या है, क्लोरीनेशन फास्ट हो रहा है तो इसकी सेलेक्टिविटी क्या है, कम है। तो जो जिसकी संख्या ज़्यादा है ना, यानी कि 9 हाइड्रोजन यहाँ हो जा रहे हैं 1 डिग्री, और यहाँ केवल 1 डिग्री हो रहा है 3 डिग्री वाला, ठीक है। तो इस तरीके से परसेंटेज ऑफ फील्ड किसका ज़्यादा आएगा बेटा, 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ ज़्यादा बनेगा, ये क्या बनेगा, थोड़ा कम बनेगा, ठीक है। ये बात याद रहे। सवाल और कैसे पूछे जा सकते हैं, ये बात कैसे ध्यान दें हम लोग। चलो अब यहाँ देखो, अभी क्या बताएं, क्लोरीनेशन एक काफ़ी फास्ट रिएक्शन होता है, इसलिए सेलेक्टिविटी इसकी क्या होती है, कम होती है। तो आप यहाँ भी देख सकते हो बेटा, तो हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग क्लोरीनेशन दैट एल्केन are more suitable which have same nature हाइड्रोजन, है ना। जैसे अगर हम बात करें बेटा, मान लीजिए हमारे पास ही दिया गया CH3 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 और CH3,
नियोपेंटेन है, हम क्या करा दें, क्लोरीन, है ना। अब यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है ना भाई, क्या है, सेम नेचर, चाहे यहाँ से एच निकाल दे, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ से, जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम ही बनेगा, और कोई एक ही प्रोडक्ट ही बनेगा और कोई बन ही नहीं सकता। तो 100% बनने की चांस किसका होगा बेटा, इसी का। यानी जो प्रोडक्ट हमारे पास मिलेगा CH3 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 और यहाँ आ जाएगा क्या बेटा, Cl, ये लगभग क्या 100% ही बनेगा, ठीक है। तो इनका नेचर सबका क्या है, सेम है। या फिर ऐसे दिया हो, मान लीजिए आपके पास दे दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे दे दिया। अब यहाँ क्या दिया हो, आपके पास दिया हो क्लोरीन टच में, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, केवल एक ही यही बन ही सकता है और कुछ बनने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है, सेम नेचर। तो अगर सेम नेचर के हाइड्रोजन मौजूद हैं तो उनके बनने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा। क्यों, क्लोरीनेशन जो फास्ट रिएक्शन है ना, काफ़ी तेज़, काफ़ी रिएक्टिव रिएक्शन है, और इसकी सेलेक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो सेलेक्टिविटी के लिए मान लीजिए सारे बच्चे एक ही तरीके के कलर के कपड़े पहने हुए हों, और उनका जो नंबर देने का, मार्किंग का जो तरीका है, सबको एक टच करने से एक मार्क मिला, या 2-2 मिला, या 3-3 मिला, या 5-5 मिला, जो भी मिला हो, लेकिन सब एक ही तरीके के हैं, तो वहाँ सेलेक्ट करना बहुत क्या होगा, आसान हो जाएगा बेटा। ये बात क्लियर है। तो क्लोरीनेशन के लिए बात हमको याद रखना होगा। अब यहाँ सवाल क्या पूछा था, तो देख लेते हैं सवाल। चलो बेटा, पहला सवाल, क्वेश्चन, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ मोनो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट फ्रॉम फॉलोइंग रिएक्शन। चलो जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये लिया गया, केवल हमको क्या बनाना, मोनोक्लोरीनेटेड, ठीक है। चलो देखो बेटा, यहाँ अगर देखें, यहाँ से अगर हम निकालते हैं हाइड्रोजन तो हमको क्या मिलेगा, ये यहाँ से निकाल दें हाइड्रोजन को तो क्या मिलेगा, ये ध्यान से देखो, यहाँ से H को निकालते तो फिर यही मिल जाएगा, और यहाँ से H को निकालेंगे तो फिर यही मिल जाएगी, तो 2 ही मिल रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ के क्लोरीन आने से कोई कायरल एटम नहीं है, लेकिन यहाँ क्लोरीन आने से एक H भी तो होगा, यहाँ एक H होगा, और ये क्या हो जाएगा, कायरल, मिथाइल HCl, और क्या है ये वाला ग्रुप, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है बेटा, sp3, याद आ रहा है कुछ, sp3 हाइब्रिडाइज एटम एंड प्रेजेंट अटैच विद 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप, तो क्या कहेंगे, कायरल। तो ये कायरल हो जाएगा। अगर कायरल हो गया बेटा, तो देखो कभी भी ये किसके थ्रू जा रहा है, फ्री रेडिकल के थ्रू। फ्री रेडिकल क्या होता है बेटा, प्लेनर। कैसा होता है बेटा, प्लेनर। ये अगर हम देखें तो क्या होता है, फ्री रेडिकल प्लेनर होता है, ऐसे, ठीक है। अगर हम बात करें, मान लीजिए प्लेनर है, सपोज करो, तो आपका क्या होगा, आपका इधर से भी आ सकता है, इधर से भी, तो जितना चांस अबव है उतना क्या है, बिलो है। तो इसका मतलब हम ध्यान से अगर देखें तो क्या कह रहे होंगे, ये इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये भी तो ये ऐसे हम लिख दें, अगर ऐसे, ठीक है। मान लीजिए CH3 है, ये C2H5 है, HCl, दूसरा क्या बनेगा, CH3 C2H5 Cl H। तो इसको आप क्या कहेंगे, रेशमिक मिक्सचर, यानी D और L दोनों बनने होंगे। तो जैसे कायरल ही बना, D भी बना और L भी बन गया। क्या बना बेटा, D भी और L भी बना। ये बात क्लियर है क्या, D भी बन रहा है और L भी बन रहा है। अब यहाँ देखो ध्यान से, अब सवाल क्या पूछा जा सकता है,
पूछा है टोटल, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1, और यहाँ डी और एल को 2 मानेंगे, तो टोटल कितना मिला बेटा, 3। टोटल प्रोडक्ट कितना, 3। पहला सवाल। दूसरा क्या पूछा था, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग, ध्यान से बेटा, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो को नहीं इंक्लूड करना है इसमें से, मतलब क्या बेटा, केवल इसको और इसको। इसका तो डी और एल क्या स्टीरियो आइसोमर है, एनेंशियोमर है ना, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यहाँ से केवल 1 और 2, यानी तब 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है सवाल पूछने का, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे पूछ ले, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तो भी लिखेंगे बेटा 3। इंक्लूडिंग का मतलब क्या है, स्टीरियो आइसोमर को हमको क्या करना है, इंक्लूड करना है। 4th जो इनका पूछने का तरीका होता है, कई बार आईटी वगैरह में पूछे हैं, एडवांस में भी पूछे हैं, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बेटा याद रखना 2। क्या लिखेंगे, आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। याद करो, बताए थे, सब पढ़ाएं पीछे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। इसमें डी और एल की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, सेम ही होगी। तो अगर सेम होगी तो मिलने वाला जो प्रोडक्ट भी क्या होगा, हमको सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ केवल 2। तो ये 4 तरीके से पूछ सकता है। कभी फाइंड आउट टोटल प्रोडक्ट पूछ लिया तो स्टीरियो आइसोमर को हमको इंक्लूड करके ही बताना होगा। अगर सीधे कह रहा है एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो एक्सक्लूड कर देंगे, 2 ही मिलेगा। बोल दिया नहीं इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर बताओ टोटल प्रोडक्ट, तो बता ही देंगे हम लोग। और आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पूछ रहा है तो भी हम डी एल में से केवल 1 ही काउंट करेंगे, और बनेगा कितना यहाँ, कितना बेटा, 2। तो लिखो जल्दी जल्दी, कॉपी करो फटाफट, इसको करो सवाल जल्दी। हो गया होगा, हाँ हो गया बेटा, चलो। अब एक सवाल ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास एक सवाल दिया गया, CH3 H CH2 और यहाँ क्या दे दिया बेटा, CH3, और यहाँ दिया Cl2 H𝛎, और पूछ लिया फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। तो मोनोक्लोरिनेटेड मतलब क्या, देखो क्या यहाँ से एक H निकाल दे बेटा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, क्या यहाँ से एक निकाल दिया जाए, यहाँ से यहाँ, जी हाँ, CH3 CH CH3 CH Cl और CH3। ठीक है, ये निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, हाँ निकाल दो बेटा, CH3 Cl CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये क्या बन जाएगा,
क्या यहाँ से निकालें चाहे यहाँ से, सेम नेचर हाइड्रोजन बेटा, तो कोई बात नहीं। मान लीजिए CH2Cl, CH, CH3, CH2, CH3, एक ही बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ प्रोडक्ट देखिए बेटा, यहाँ क्या है, कोई कायरल है नहीं, तो एक प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा हमको। यहाँ देखो ये कायरल हो रहा है, तो इसका D भी मिलेगा और L भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखो क्या मिल रहा है बेटा, ये मिल रहा है, कोई कायरल बन रहा है नहीं, कोई कायरल नहीं, तो यहाँ से मिला हमको 2, यहाँ से भी फिर मिल गया 1, यहाँ से क्या कायरल हो रहा है, जी हाँ हो रहा है। ये कार्बन अब हमारा कायरल है, तो यहाँ भी मिलेगा D + L, तो टोटल मिलेगा 2, ठीक है। तो टोटल जो प्रोडक्ट यहाँ मिल रहा है, टोटल प्रोडक्ट कितना मिल रहा है बेटा, 2 4 6, यानी कि 6, टोटल क्या है 6। अगर ये टोटल प्रोडक्ट ना पूछ के ये पूछ लेता टोटल प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो 1 2 3 4, टोटल प्रोडक्ट आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 4। ये बात क्लियर है, क्या होता है बेटा 4, लिख लो जल्दी लिख। हो गया, हो गया बेटा, ठीक है। चलो, तो आई होप ये बातें समझ में आ रही है। आप सवाल करिएगा इस पे, जो भी दिक्कत होगी फिर दूर किया जाएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट होता है ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन। बड़ा आसान बेटा, वो दिमाग ही नहीं लगाना है। इट इज लेस रिएक्टिव एंड मोर सेलेक्टिव, ठीक है। यहाँ देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए जो रिलेटिव रिएक्टिविटी आती है वो क्या आएगी बेटा, इसके लिए तो 1.0, 82 और सीधे इसके लिए 1600। बात ही ख़त्म, बात ही ख़त्म बेटा। एक भी टर्सरी हाइड्रोजन तो वही मेजर, वही क्या हो जाएगा मेजर। जैसे अब आपसे कोई पूछे, मान लिया जाए, ध्यान समझो बेटा, ऐसे हम दे रहे हैं CH3 दिया गया, हम सीधे एक एग्जाम्पल ऐसे ले रहे हैं, और यहाँ क्या करा दिया गया ब्रोमीन, ब्रोमिनेशन मतलब, ठीक है। चलो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है, अगर बनाए हम लोग तो CH3, CH, CH3 और CH2Br, एक ये बन सकता है। दूसरा बन सकता है CH3, CH3, CH3 और एक Br। ये देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन 3 to 1, यहाँ भी फ्री रेडिकल ही जिसका स्टेबल होगा वहीं से हाइड्रोजन पहले रिमूव होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ हाइड्रोजन कितने थे बोलो, अगर हम लोग रिलेटिव अमाउंट इसका हम चेक करते हैं, हम सीधे बता दें, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं बेटा, आप ये सब जानते हो। तो यहाँ 3 3 6 3 9, यानी कि 9 × 1 9 आता। यहाँ कितना आ जाता 1 × 1600, तो 1600 आ गया बेटा। ये बात क्लियर है। सम निकाल लेते, सम ऑफ रिलेटिव अमाउंट, तो 9 + 1600 यानी कि 1609 है ना। परसेंटेज यील्ड, यील्ड निकालते तो क्या आता है इसका 9 × 100,
1609, ऐसे कितना आता बेटा 1600 इंटू 100 1609। अब आप अंदाज़ा लगा लो, कैलकुलेट कर लीजिएगा कौन मेजर बनेगा। अप्रॉक्सीमेटली 99% तो ही बन रहा होगा, अप्रॉक्सीमेटली 1% लगभग, उससे कम ही हो सकता है ये बनेगा। तो इसका मतलब क्लियर है कि ब्रोमिनेशन कैसा रिएक्शन बेटा, ब्रोमिनेशन लेस रिएक्टिव एंड मोर सेलेक्टिव, यानी कि ब्रोमिनेशन अगर कभी दिया हो तो वही मेजर प्रोडक्ट बनाएगा जहाँ से मोर स्टेबल क्या बन रहा हो, फ्री रेडिकल बन रहा हो। लिखो जल्दी बेटा। ठीक है बेटा, तो आई होप हो जाएगा। ब्रोमिनेशन समझ में आ गया, हो गया। चलो ऐसे मान लीजिए दे दिए बेटा आपको, ऐसे Br2 Hμ और Br2 हीट, फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट, तो ब्रोमीन, और यहाँ क्या जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ब्रोमीन, तो ये मेजर बन जाएगा और ये क्या बनेगा माइनस, सीधा सा है 82। यहाँ तो क्लियर है, निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट होता है आयोडीनेशन। ये एंडोथर्मिक ये भी होता है बेटा, है ना। यहाँ क्या करेंगे, मान लीजिए RH दिया गया, HI दिया गया, यानी कि I2, तो क्या बना होगा RI HI, पढ़ा चुके हैं। HI कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसको फिर रिड्यूस कर देगा किसमें बेटा, RH और I2 बन जाएगा। तो ये इसी में चलता रहेगा। इसीलिए कभी भी जब आयोडीनेशन कराना होता है तो RH प्लस I2 यहाँ डाल देंगे HiO3, तो बनेगा RI। ठीक है, क्या बन जाएगा RI। यहाँ जो HI निकलेगा इसका 5HI और HiO3 जो होता है ये रिएक्शन करके क्या बना लेगा 3I2 प्लस 3H2O बन के निकल जाएगा। तो ये जो HiO3 होता है बेटा, है ना, इससे रिएक्शन कर जाएगा HI से और इसको आयोडीन और वाटर में कन्वर्ट, आयोडीन फिर कंज्यूम हो सकता है और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता रहेगा। ठीक है, तो ये जनरली अगर हम नहीं लेते HiO3 को तो इसका मतलब क्या, एक HGO भी लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा HGO, है ना, वो भी ले सकते हैं आप। खैर यहाँ अगर HiO3 नहीं लेते तो RiHI बनता है। HI के बारे में बताया था, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, फिर ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, RH और I2 में। ठीक है, तो ये बातें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। क्या था, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, कैसे हम कराएंगे, मैकेनिज्म, ये सब बता दिए आपको। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा और अगर कोई डाउट होगा तो फिर देखा जाएगा बेटा। ठीक है, ओके, ठीक बेटा, थैंक यू, जय हिंद बेटा।